प्यार हो तो ऐसा। दोस्तों, इस कहानी के पिछले भाग सुनने के लिए हमारे चैनल को विजिट करें। अब आगे। अब जबकि भीमा रेणुका के ऊपर पड़ा था तो उत्तेजना का जागना तो स्वाभाविक था। धीरे धीरे भीमा के शरीर में हरकत होने लगती है और वो रेणुका को महसूस होने लगती है। भीमा रेणुका चुभन महसूस होते ही जोर से बोलती है, जी मैम साहब। जी के बच्चे, क्या हो रहा है ये? फिर से और पिटाई करनी पड़ेगी क्या तुम्हारी? भीमा सिर उठाता है और रेणुका की आंखों में झांक कर बोलता है, मैं सच कहता हूँ, आपके करीब आकर ऐसा अपने आप हो जाता है। मेरे बस में होता तो रोक लेता। क्या औरत के करीब आकर आदमी को ऐसा ही होता है? मुझे नहीं पता, शायद होता होगा। फिर ठीक है, मुझे लगा मेरे साथ ही ऐसा हो रहा है। तुम बिल्कुल भोंदू हो। मैम साहब, एक बात कहूँ, बुरा तो नहीं मानेंगी आप? हाँ बोलो। मुझे कुछ देर यूं ही अपने ऊपर रहने दीजिए, बहुत सुकून मिल रहा है मुझे। पता नहीं क्यों रेणुका भीमा को अपने ऊपर से हटा नहीं पाती। वो भीमा की बात का कोई जवाब भी नहीं देती, बस अपनी आंखें बंद कर लेती है। सुकून तो मुझे भी मिल रहा है। मैंने तुम्हारे अंदर आदमी का अलग ही रूप देखा है भीमा। अब तक बस अपने पति को ही देखा था इतने नजदीक से। वो तो किसी भेड़िए से कम नहीं थे। वो जब मेरे ऊपर होते थे तो मेरी रूह कांप उठती थी। एक तुम हो आज। हाँ भीमा, मुझे भी सुकून मिल रहा है ये जानकर कि आदमी तुम्हारे जैसा भी हो सकता है, मासूम और प्यारा, बिल्कुल किसी बच्चे की तरह। हमेशा ये बातें अपने अंदर बनाए रखना भीमा। तुम अच्छे इंसान हो, दिल के सच्चे हो। रेणुका आंखें बंद किए चुपचाप सोच रही है। मैम साहब, दिक्कत तो नहीं हो रही आपको? भीमा ने पूछा। हट जाओ अब तुम, दिक्कत की तो बात ही है। रेणुका भीमा को अपने ऊपर से धकेलते हुए कहती है। भीमा रेणुका के ऊपर से हट जाता है और जमीन पर बैठ जाता है। बहुत सुकून मिल रहा था मैम साहब। रेणुका ने कहा, ऐसे ही पड़े रहेंगे क्या हम तुम्हारे साथ, भोंदू कहीं के? ओ हाँ, मैं तो सब कुछ भूल गया था। ऐसे थोड़ा हम पड़े रहेंगे। चलो छोड़ो, ये बताओ कुछ खाया तुमने सारा दिन? नहीं मैम साहब, पूरा दिन अन्न का एक दाना भी नसीब नहीं हुआ। मैं तो कहीं पानी भी नहीं पी पाया। क्यों, ऐसा क्या हो गया था? बहुत परेशान थे क्या तुम आज की अपनी करतूत के कारण? भीमा उत्सुकता में बोला। पूछो मत मैम साहब, आपको अब मैं जबरदस्त वाकया सुनाता हूँ। कैसा वाकया? भीमा रेणुका को सारी कहानी सुनाता है। यकीन नहीं होता कि एक साधारण सी लड़की इतना बड़ा काम कर सकती है। भीमा ने कहा, सब कुछ सच है मेम साहब, मैं खुद गवाह हूँ। अच्छा, कुछ खाओगे अब तुम? बहुत भूख लगी है मेम साहब, मैं अभी कुछ बनाता हूँ। नहीं, मैं बनाए देती हूँ। मेम साहब, आप मेरे लिए खाना बनाएंगी? नहीं नहीं, मैं बना लूँगा। पिटोगे तुम अगर ज्यादा बोलोगे तो। जाओ हाथ मुंह धोकर आओ, मैं खाना तैयार करती हूँ। पहले मैं ये जमीन पर बिखरे माखन को साफ कर देता हूँ। हाँ, ये कर दो पहले, फिर हाथ मुंह धो लेना। भीमा जमीन से माखन को साफ कर देता है और हाथ मुंह धोने बाहर निकल आता है। मेम साहब तो गजब है, मारती भी है और प्यार भी करती है। मेम साहब जब चली जाएंगी तो मेरा बिल्कुल मन नहीं लगेगा। रेणुका भी बाहर आती है और चूल्हा तैयार करती है। रेणुका जब खाना बना रही थी तो भीमा उसके साथ ही चूल्हे के पास बैठ गया। मेम साहब, आप मेरे लिए खाना बना रही हैं? मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा। इसमें ऐसा क्या है? हवेली में भी मैं खाना बनाती ही थी और कई बार तुमने वहाँ मेरे हाथ का खाया भी है। भीमा ने कहा, वहाँ कुछ और बात थी, यहाँ कुछ और बात है। रेणुका ने कहा, लो खाना तैयार है, तुम अंदर चटाई लगाओ, मैं लाती हूँ। दोनों ने एक साथ चटाई पर बैठकर खाना खाया। भीमा ने कहा, बहुत स्वादिष्ट खाना बनाया आपने मेम साहब, सारी भूख शांत हो गई। खाना खाने के बाद भीमा जमीन पर चटाई बिछाकर लेट गया और रेणुका चारपाई पर लेट गई। मेम साहब, एक बात पूछूं, बुरा ना माने तो? हाँ पूछो। जब मैं आपके ऊपर था तो आपको कैसा लग रहा था? क्यों जानना चाहते हो? बस यूं ही, मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा था। अच्छा, तुम्हें तो अच्छा लगेगा ही, उत्तेजित जो हो रहे थे तुम।
हाँ, बाद में थोड़ा थोड़ा होने लगा था। थोड़ा नहीं, तुम पूरे उत्तेजित हो गए थे। हाँ, बाद में ऐसा हो गया था। तुम मुझसे अश्लील बातें करते रहोगे क्या? सोना नहीं है आज क्या? रात बहुत हो गई है अब, जबकि पिशाच का खतरा टल गया है। मुझे यहाँ से चलना चाहिए। सो जाओ, मुझे कल जल्दी उठकर सफर पर निकलना है। भीमा के तो पैरों के नीचे से जैसे जमीन निकल गई। वो तुरंत अपनी चटाई से उठा और रेणुका के बिस्तर के पास आ गया। मेम साहब, आप कल चली जाओगी? हाँ, और नहीं तो क्या, मैं हमेशा यही थोड़ा रुकूंगी। हाँ, ठीक कह रही है आप। ये ठहरी गरीब की कुटिया, आप तो हवेली में रहेंगी जाकर। पागल हो क्या? मेरा ये मतलब नहीं है। कुछ भी बोले जा रहे हो, मुझे अपने घर तो जाना ही होगा ना अब। भीमा गिड़गिड़ाया, मेम साहब आप मत जाओ, मेरा मन नहीं लगेगा। पागल हो क्या? मुझे जाना ही होगा। कुछ दिन तो आप रुक ही सकती हैं। हाँ, ताकि तुम मुझे रोज पर्दा उठा कर देखो। क्यों? नहीं नहीं मेम साहब, मेरा वो मतलब नहीं है। अच्छा छोड़ो ये सब, मुझे ये बताओ, मुझे क्यों रोकना चाहते हो? क्या लगती हूँ मैं तुम्हारी? आप मेरी मेम साहब है। रेणुका ने कहा, मेम साहब हूँ तो क्या अपने घर में रखोगे मुझे? मुझे नहीं पता, क्यों? शायद क्या? कुछ नहीं, रहने दीजिए, सो जाइए आप। भीमा वापस अपनी चटाई पर आ गया। चले गए तुम तो? भीमा बोलो ना, शायद से तुम्हारा क्या मतलब है? रहने दीजिए मेम साहब, आपको बुरा लगेगा। हो सकता है ना लगे, तुम बोलो तो। इधर आओ वापस और जल्दी बताओ, शायद क्या? भीमा फिर से रेणुका के बिस्तर के पास आता है और बोलता है, शायद मैं आपको चाहने लगा हूँ। मुझे पता है ये गलत है, लेकिन जो मेरे मन में था कह दिया। भोंदू हो तुम एक नंबर के, किसी को चाहना गलत नहीं होता। लेकिन आप तो चली जाएंगी ना, क्या फायदा ऐसी चाहत का? एक शर्त पर रुकूंगी यहाँ। बोलिए क्या शर्त है? मुझे अपनी बीवी बना लो। क्या आप ये क्या कह रही हैं? ऐसा कैसे होगा? सब कुछ मुमकिन है। क्या तुम मुझे प्यार नहीं करते? वो तो करता हूँ शायद, पर आप और मेरी बीवी, ऐसा कैसे होगा? क्या तुम्हारा इरादा मुझे यहाँ रखैल बनाकर रखने का है? ऐसा मत कहो मेम साहब, अपने बारे में ऐसा मत कहो। भीमा, तुमने मुझे ही नहीं छुआ बल्कि मेरी आत्मा को छुआ है। मुझे लगता है कि मैं तुम्हारे साथ खुश रहूंगी। मैं यहाँ से कहीं नहीं जाना चाहती। मैं तो बस यूं ही तुम्हारे मन की बात जानने के लिए बोल रही थी। जैसा कि मुझे शक था वही हुआ। तुम भी मुझे चाहते हो और मैं भी तुम्हें चाहती हूँ। फिर हम हमेशा एक साथ क्यों नहीं रह सकते? मैं एक हवेली से निकलकर दूसरी हवेली नहीं जाना चाहती। जो सुकून की सांस मुझे तुम्हारी इस कुटिया में मिल रही है, वो मुझे आज तक हवेली में नहीं मिली। बताओ, बनाओगे मुझे अपनी दुल्हन? शादीशुदा हूँ मैं पहले से, लेकिन फिर भी तुमसे ये पूछ रही हूँ। शायद मैं गलत हूँ, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि मुझे सिर्फ तुम्हारे साथ रहना चाहिए। मेम साहब, आप गलत नहीं हो सकती, पर मैं आपके लायक नहीं हूँ। फिर क्यों रोकना चाहते थे मुझे? मुझे दोबारा फिर वैसे देखना चाहते थे? नहीं नहीं, भगवान कसम मेम साहब, ऐसा कुछ नहीं है। बताया तो आपको कि मैं आपको चाहने लगा हूँ। बस मुझे चाहोगे, अपनी बीवी नहीं बनाओगे। कैसी चाहत है तुम्हारी? क्या आप मेरे साथ इस कुटिया में रह लेंगी? रह नहीं रही हूँ क्या? और क्या चाहिए तुम्हें? वो तो है मेम साहब, पर गांव वाले क्या कहेंगे? और ठाकुर रुद्र प्रताप सिंह तो मुझे जान से मार देंगे। बस डर गए। नहीं मेम साहब, ऐसा नहीं है, लेकिन इन बातों का खतरा तो है ही। वो सब देखा जाएगा। तुम बस ये बताओ कि तुम मुझे अपनी बीवी बनाओगे कि नहीं? मैं तैयार हूँ मेम साहब। मेरा तो ये सौभाग्य होगा कि आप जैसी बीवी मुझे मिलेगी। वो तो ठीक है, पहले ये मेम साहब कहना बंद करो। मुझे अब से रेणुका कहोगे तुम? क्या कहोगे? अभी नहीं मेम साहब, धीरे सीख लूंगा। अभी आप मेरी मेम साहब ही रहो। भोंदू हो तुम एक नंबर के। मेम साहब, आपको हवेली जैसा सुख तो नहीं दे पाऊंगा, पर प्यार बहुत करूंगा आपको। मुझे पता है भीमा, तभी तुम्हारी बीवी बनना चाहती हूँ। भीमा ने रेणुका का हाथ पकड़ा। रेणुका के पूरे शरीर में जैसे बिजली दौड़ गई। ये सब अभी नहीं भीमा, बाद में।
बस आपको अपना प्यार दिखाना चाहता था। वो तुम बहुत दिखा चुके हो, चलो अब सो जाओ, कल हम शादी कर लेंगे। कल ही कर लेंगे? भीमा हैरान रह गया। जब तुम कहो तब कर लेंगे, इसमें हैरान होने की क्या बात है? नहीं नहीं, कल ही ठीक रहेगा। आपसे ज्यादा दिन दूर नहीं रह पाऊंगा मैं अब। ठीक है, सो जाओ अब तुम। भीमा का तो जैसे कोई बहुत बड़ा सपना सच हो गया। वो बहुत खुश था। खुश होने वाली बात ही थी, रेणुका जैसी बीवी उसे कहीं नहीं मिल सकती थी। उधर साधना तो सारी रात तड़पती रही, कभी इस करवट कभी उस करवट। उसकी जान तो बस प्रेम में अटकी थी, बार बार बस उसकी सलामती की दुआ कर रही थी। वो बेसब्री से सुबह होने का इंतजार कर रही थी। जैसे ही मुर्गे ने बांग दी वो बिस्तर से उठ गई। सुबह के कोई 6 बज रहे थे। बाहर अभी भी हल्का हल्का अंधेरा था। साधना चुपचाप घर से निकली और प्रेम के घर की तरफ चल पड़ी। प्रेम को कुछ देर पहले ही होश आया था। आंखें खुलते ही वो खुद को अपने घर में पाकर हैरान रह गया। केशव पंडित ने कहा, ओ तुम्हें होश आ गया, भगवान का लाख लाख शुक्र है। प्रेम ने पूछा, मैं यहाँ कैसे आया पिताजी? मुझे तो वो पिशाच उठा कर ले गया था। जो हो गया सो हो गया, छोड़ो ये सब। पिशाच का खात्मा हो चुका है, अब वो यहाँ नहीं आएगा। ये सब कैसे हुआ? सब भगवान की कृपा है, इस बारे में ज्यादा मत सोचो। पिशाच के बारे में बातें करना ठीक नहीं होता, पर मैं जानना चाहता हूँ कि ये सब कैसे हुआ। पिशाच के पेट में त्रिशूल मारा हमने और वो खत्म हो गया, फिर हम तुम्हें यहाँ ले आए। केशव पंडित बड़ी चालाकी से बोल रहा था। वो झूठ भी बोल रहा था और सच भी। हम कहकर वो अपने मन से झूठ का बोझ हटा रहा था। हम वो भीमा, साधना और अपने संदर्भ में कह रहा था। वो नहीं चाहता था कि साधना के बारे में प्रेम को कुछ भी पता चले। प्रेम अपने पिता का विश्वास कैसे ना करता, वो उनकी बहुत इज्जत करता था। बेटा तुम आराम करो, मैं मंदिर जा रहा हूँ। और हाँ, गांव के किसी आदमी से बात करने की जरूरत नहीं है। सब घरों में घुस गए थे जब वो पिशाच तुम्हें ले जा रहा था। गांव वाले डरे हुए थे पिताजी, और वैसे भी क्या कर सकते थे वो पिशाच का। जो भी हो तुम गांव वालों से दूर ही रहना। प्रेम ने कहा, मुझे तो वैसे भी यहाँ से जाना ही है पिताजी, मुझे वापस अपने गुरु के आश्रम लौटना होगा। तुम फिर से चले जाओगे? हाँ पिताजी, जाना ही होगा। ठीक है, जैसी तुम्हारी मर्जी, मैं मंदिर के लिए निकलता हूँ। उठ सको तो कुंडी बंद कर लेना। आप जाओ, मैं देख लूंगा। केशव पंडित चला गया। साधना बहुत अच्छे समय पर प्रेम से मिलने आ रही थी, नहीं तो केशव पंडित उसे घर में ना घुसने देता। साधना पहुंच तो गई प्रेम के घर, लेकिन दरवाजे पर पहुंचकर ठिठक गई। वो केशव पंडित की वजह से घबरा रही थी, फिर भी उसने हिम्मत करके दरवाजा खटखटाया। प्रेम ने अंदर से आवाज दी, कौन है? आ जाओ, दरवाजा खुला ही है। प्रेम की आवाज सुनते ही साधना की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उसने तुरंत दरवाजा धकेला और अंदर आ गई। प्रेम तुम ठीक हो? भगवान का लाख लाख शुक्र है। मुझे क्या होना था, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तुम इतनी सुबह सुबह यहाँ क्या कर रही हो? प्रेम ने कठोर शब्दों में कहा। मुझे तुम्हारी चिंता हो रही थी, बस तुम्हें देखने आई हूँ। देख लिया ठीक से, हो गया तुम्हारा। अब जाओ यहाँ से और मुझे अकेला छोड़ दो। प्रेम की आवाज में कठोरता बरकरार थी। मैं बस तुम्हें देखने आई थी, क्या करूँ, दिल से मजबूर हूँ। साधना की आंखें छलक उठी। प्रेम ने कहा, देखो, इस रोने धोने का मुझ पे कोई असर नहीं होगा। बेहतर यही होगा कि तुम यहाँ से चली जाओ। जा रही हूँ प्रेम, जा रही हूँ, अपना ख्याल रखना। साधना आंखों में आंसू लिए भारी कदमों से बाहर आ गई। प्रेम इस बात से बिल्कुल अनजान था कि साधना ही उसे अपनी जान पर खेलकर जंगल से बचा कर लाई है। वो तो बस हर हाल में साधना से पीछा छुड़ाना चाहता था। वो अपने संन्यास से कदापि भटकना नहीं चाहता था। साधना के दिल पर बहुत गहरी चोट लगी, इतनी गहरी कि शायद उसके घाव कभी नहीं भर पाएंगे। वो किसी तरह से घर पहुंच गई और वापस आकर बिस्तर पर गिर गई। उसकी आंखें थमने का नाम ही नहीं ले रही थी। शायद एक यही रास्ता था उसके पास अपने गम को दूर करने का।
उधर सुबह हो चुकी थी, लेकिन भीमा बहुत गहरी नींद में सोया था। वो हसीन सपने देख रहा था। नींद में ही उसे घंटी की आवाज सुनाई दी। वो अचानक उठकर बैठ गया। ये घंटी की आवाज कहाँ से आ रही है? ऐसे ही सोते हो क्या देर तक तुम? कभी कहूँ क्यों हवेली अक्सर लेट पहुँचते थे तुम? उठ जाओ अब। भीमा ने तुरंत घूम कर देखा। भीमा के घर में उसने एक छोटा सा मंदिर बना रखा था, जिसमें कि भोलेनाथ की एक छोटी सी मूर्ति रखी थी। दोस्तों, इस कहानी का अगला भाग देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके हमें बताएं कि ये कहानी आपको कैसी लगी। कहानी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।